वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। आज हमारा चैप्टर 2 है ताम्र पाषाण काल। इससे पहले अपन लोग नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के चैप्टर का अध्ययन कर चुके हैं। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था नव पाषाण काल के अंतिम समय तक मानव ने बहुत ही धारदार हथियार जो पत्थर के बने हुए होते थे उनका प्रयोग प्रारंभ कर दिया था, जिनमें एक था ब्लेड। लेकिन साथ ही साथ उसी टाइम उसके बाद जब मानव ने पत्थर प्लस तांबा मतलब पत्थर के साथ साथ अपने हथियारों में तांबे का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो तांबे के साथ पत्थर दोनों के काल के प्रयोग के कारण इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा गया। हालांकि इसका कुछ जो टाइम पीरियड है वो हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ भी है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता भी हमारी 2350 BC से 1750 BC तक चली थी, तो ये इसको ओवरलैप कर रही है। लेकिन टेक्निकली चूँकि पत्थर के बाद तांबे का प्रयोग हुआ, पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग हुआ है, तो टेक्निकली इसको हम पहले पढ़ेंगे, वो चैप्टर इसके बाद में आएगा। अब बात करते हैं, पहले मानव पत्थर का प्रयोग कर रहा था। एक चीज़ समझ लो आप कॉन्सेप्ट, पहले पत्थर का प्रयोग किया, पत्थर के हथियारों का, वेपन्स। दूसरे इसके बाद तांबा पे आ गया। इसका याद कर लेना ऑर्डर, ये पूछा था एग्जाम में। तांबे के बाद इंसान प्रयोग करेगा, मानव प्रयोग करेगा कांस का, फिर कांस हड़प्पा सभ्यता में सारी की सारी किसकी चीज़ों का यूज किया गया था? कांस्य का। फिर कांस्य के बाद फिर योग आ गया लौह का। हमें पता है वैदिक काल में इंसान ने किसका प्रयोग किया? आयरन का, लोहा का। तो सबसे पहले पत्थर पूछा आएगा ऑर्डर, फिर कौन सी धातु प्रयोग की इंसान मानव ने? तांबा, फिर इसके बाद कांस, फिर उसके बाद लोहा। राइट, अभी हम चल रहे हैं तांबा प्लस पत्थर। टोटल तांबा नहीं पहुंचे हैं, पत्थर प्लस तांबा। तो इस काल में पत्थर प्लस तांबे के प्रयोग के कारण ही इसको ताम्र पाषाण काल कहा गया। पहली बात, मानव द्वारा प्रयोग में लाएगी प्रथम धातु तांबा थी। याद रखना, पहली मेटल क्या थी? तांबा। प्रथम बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना हुई। इससे पहले नव पाषाण काल तक हमने देखा था मानव रहता था लेकिन गांव में नहीं रहता था, ऐसे ही कुछ वहाँ पे रह रहे हैं, कुछ इधर रह रहे हैं और स्थायी भी नहीं थे। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है ग्रामीण सभ्यता, मानव जो है ग्रामीण सभ्यता का रूप ले चुका था, गांव में आकर बस चुका था, गांव छोटे छोटे बनने लगे थे। लेकिन कहीं कहीं इसी सभ्यता में भी, जैसे महाराष्ट्र का है दैमाबाद या इनाम गाँव, यहाँ से शहरी बस्तियाँ भी देखने को मिलती हैं। मातृ देवी की पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा की जाती थी। इससे पहले नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, इन कालों में किसी भी देवी देवता की पूजा देखने को नहीं मिलती है। आगे पक्की ईंटों के प्रयोग, ये लोग अपना घर बनाते थे कच्ची ईंटों से, घास फूस से, कच्ची ईंटों से, लेकिन पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया। पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। अतिरम पक्कम, अब इसे ताम्र पाषाण काल क्यों कहा गया? अतिरम पक्कम एक स्थान है तमिलनाडु की तरफ, मद्रास की तरफ। यहाँ से तांबे की एक कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है। क्योंकि ताम्र पाषाण काल है तो इस टाइम तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला होगा। और भी बहुत सारे यहाँ पे देख रहे हो आप, स्थल में सारे तांबे के मृदभांड, फलक, कुल्हाड़ी, ये सारी चीज़ें मिली हैं। अब इस ताम्र पाषाण काल की कुछ प्रमुख कुछ संस्कृतियाँ देखते हैं जो अलग अलग इलाकों में डेवलप हुई, मानव द्वारा डेवलप की गई। मालवा संस्कृत, मालवा संस्कृत 1900 से 1400 BC। इसका क्षेत्र नर्मदा नदी का क्षेत्र, मध्य प्रदेश, एमपी की नर्मदा नदी के आसपास। आपको अच्छी तरह से पता है मानव जो है स्टार्टिंग में जो पुरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल में रह रहा था, तो नदी तट अधिवास पर, तो एक्चुअल में जो मानव जो है अपनी बस्तियां तो बना रहा है, लेकिन वो भी है एक तरह से नदी के किनारे। कहीं की तट देखने को मिलेगा आपको, जहाँ भी बसेगा वहाँ पानी की भी सुविधा होनी चाहिए, तो इसमें तटीय इलाकों में। दूसरा आप देख रहे हो रंगपुर संस्कृत, ये भी इस ताम्र पाषाण काल में, जहाँ पर मानव जिस संस्कृत को डेवलप किया, यानी जहाँ पर उनकी बस्तियाँ बनी, रंगपुर संस्कृत 1700 से 1400 BC। गुजरात का तटीय क्षेत्र, यानी गुजरात के इलाकों में। क्वेश्चन आपसे पूछा आएगा कि रंगपुर संस्कृत किस क्षेत्र में फैली थी, किस क्षेत्र में फैली थी? तो ये गुजरात के तटीय क्षेत्र है, गुजरात मोटा मोटा याद रखो, उसके क्षेत्र में फैली हुई थी। ऐसे ही आपकी एक संस्कृत है रंगपुर संस्कृत है आपकी गुजरात में, यही वाली ये, और मालवा है मध्य प्रदेश में। आगे है आहार संस्कृत। आहार संस्कृत आपकी फैली है राजस्थान में, राजस्थान का उदयपुर के क्षेत्रों में 2800 से 1500 BC। कायथा संस्कृत,
1400 से 1700 BC चंबल नदी के क्षेत्र MP के इलाकों में मध्य प्रदेश। सावलदा संस्कृति 1300 से 2000 BC, ये आपकी गई है महाराष्ट्र में। प्रभास संस्कृत सा बना है। प्रभास संस्कृत 2000 से 1400 BC गुजरात के तटीय क्षेत्र, अभी बताया था तटीय क्षेत्र में रहना है उसको। जौरवे संस्कृत 1500 से 900 BC के आसपास चली, महाराष्ट्र के अहमदाबाद और इनाम गांव ना है ये इनाम गांव। अपन इससे एक बार ये देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। एक बार यूपी PCS पूछा गया, इनका क्रम कौन पहले था कौन बाद में था, तो मैं बता देता हूँ प्रश्न क्या था। देखो सबसे पहले इसमें क्या है, कौन सी संख्या से स्टार्ट हुई, सबसे पहले 2800 नंबर 1। अगर ऑर्डर में पूछे पहले कौन आया कौन बाद में, दूसरे पर है 2300 नंबर 2 सावलदा, तीसरे पर ये 2000 वाला नंबर 3 प्रभास, और इसके बाद आपका पड़ेगा 19 वाला चौथा। इनका एक बार ऑर्डर पूछा गया था, तो आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कौन सी है, आहार संस्कृत। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं ताम्र पाषाण कालीन प्रमुख स्थल, जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 है नब्दा टोली, एक जगह के नाम है मध्य प्रदेश में। यहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं काले एवं लाल मृदभांड। मृदभांड जानते हैं आप लोग, पिछले वीडियो में बताया था, फिर से बताओ। मृदभांड कुछ नहीं है, मिट्टी का बना हुआ एक डम्बल आकार, शिव जी का डमरू नहीं है उस टाइप में बना हुआ एक उनका यंत्र मान लो, जिससे क्या होता है कोई उसमें चीज़ कोई पदार्थ रखना हो तो वो भी रख देते हैं उसमें, प्लस उनका यूज़ मापतौल मेजरमेंट में भी हो जाता था। तो मृदभांड का मतलब उसी से है, मिट्टी के बने हुए बर्तन। प्लस अनाज के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे भारी मात्रा में अनाज के साक्ष्य मिले हैं, जौ गेहूँ वगैरह। तो ये बढ़ता है मध्य प्रदेश नब्दा टोली। दूसरा है ताम्रवती का मतलब है तांबे से, यहाँ तांबे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं इस वजह से। ये आहार संस्कृत, जो संस्कृति पिछले वीडियो हमने पढ़ी हुई संस्कृतियों के बारे में, आहार संस्कृत, सावलदा संस्कृत, तो उसमें से आहार संस्कृत में ही एक साइट्स है ताम्रवती। ये राजस्थान के इलाकों में, यहाँ से मिले हैं चित्रों वाले मृदभांड, सफ़ेद रैखिक चित्रों वाले मृदभांड, काले एवं लाल रंग के मृदभांड थे, उन पे सफ़ेद चित्र थे। किस कलर के चित्र थे, वाइट चित्र वाले। अगला नेक्स्ट है हमारा जौरवे संस्कृत, जो पिछले चैप्टर अभी थोड़ी देर पहले देखा था जौरवे संस्कृत, उसमें एक क्षेत्र था दायमाबाद महाराष्ट्र के इलाकों से। इससे हमें साक्ष्य मिले हैं, तांबे का एक रथ मिला, रथ चलाता मनुष्य, उसका साक्ष्य मिला है। सांड का साक्ष्य मिला है, गैंडा का साक्ष्य मिला है, हाथी साक्ष्य नहीं, ये सब किसके बने हुए थे, तांबे के बना हुआ हाथी, गैंडा, सांड, रथ चलाता मनुष्य। प्लस कलश समाधान तो आप लोग जानते होंगे, कलश समाधान। नेक्स्ट है निवासा, अगली साइट है निवासा पड़ता है आपका महाराष्ट्र तरफ, जहाँ पर इनाम गांव वगैरह था, इनाम गांव था, दैमाबाद था, वहीं पे है निवासा। ये है आपका, यहाँ पर आपको साक्ष्य मिला है पटसन का प्रथम साक्ष्य मिला है। पटसन क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, पटसन का प्रथम साक्ष्य हमें किस काल में मिलता है। ऑप्शन इस प्रकार होगा, वैदिक काल, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, सिंधु सभ्यता काल। तो इसका राइट आंसर है ताम्र पाषाण काल। पटसन साक्ष्य किससे मिला, ताम्र पाषाण काल। अगला क्वेश्चन मालवा आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, यहाँ से वृषभ पूजा के साथ मिला है। वृषभ आप लोग जानते होंगे, सबसे अच्छे मृदभांड अब तक इस सभ्यता में, इस काल की सबसे अच्छे मृदभांड मिले हैं, वो हमें यहीं से मिले हैं, मालवा से। बहुत ही एक उत्तम कोट के मृदभांड, कलरफुल, बिल्कुल ठोस मृदभांड। यहाँ से हमें कताई बुनाई जानते होंगे आप लोग, कताई बुनाई के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है गिलुंड भी किसका भाग है, जौरवे संस्कृत का। ये दोनों जौरवे संस्कृत का भाग है। गिलुंड जौरवे संस्कृत का भाग। यहाँ से हमें उच्चतम कोटि के पत्थर के उपकरण मिले हैं, पत्थर के उपकरण जो घरेलू काम, हाउस होल्ड वर्क में यूज होते हैं वो। प्लस यहाँ से एक अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला है, अग्निकुंड। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आहार है उस ताम्रवती को ही, अब इसका प्राचीन नाम क्या था, ताम्रवती। ये दोनों एक ही नाम है, एक ही, ताम्रवती मतलब आहार। ठीक है फ्रेंड, तो इसके मैंने आपको एक प्रमुख स्थल बता दिए। अगले नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे आपको, तीसरा चैप्टर हमारा रहेगा सिंधु सभ्यता। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।